Hello, friends. How are you all? I hope all are doing well and enjoying their studies. Similarly, from my side, I would mention that I'm also doing good. I'm fine. एंड अभी तक जैसे हमने डिस्कशन किए थे अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम लास्ट क्लास में भी हमने यही डिस्कस किया था, तो उसी को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे। प्लस मैं एक बार आपको रिकैप ज़रूर करा दूंगी लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखे थे, क्या क्या चीज़ें कवर की थी, और उस क्लास में इस पर्टिकुलर आज के सेशन में हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे ये हम साथ साथ देखते चलेंगे, साइमल्टेनियसली देखते देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली क्या है, हमने जब अपनी लास्ट क्लास कवर की थी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं पहले ये बता दूं कि इसके अलावा हमारे 2 यूनिट्स और बचेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 यूनिट्स और बचेंगे। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वो 2 यूनिट्स इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करने की पूरी तरह से हम लोग, मैं अपने एंड से पूरी तरह से ट्राई करूँगी कि ये एंड हो जाए टॉपिक, क्योंकि ये बहुत आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके ये अच्छे से ओवर हो, प्लस आपको समझ भी आए और फिर बाद में आप इसका रिवीजन कर पाओ, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स की हम मेरे को स्पेसिफिकली एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर एक क्लास कंडक्ट भी करनी पड़ेगी जिसमें इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। बेसिकली आरटीपीज और मॉक टेस्ट पेपर्स का डिस्कशंस होगा जो इन्वॉल्व करते हैं, पूरी तरह से इंक्लूड करते हैं उन सारे पास्ट क्वेश्चंस को जो बेसिकली पहले हमारे ये जो सी एग्ज़ाम्स होते हैं फाउंडेशन लेवल के, उसमें आए होंगे, पूछे गए होंगे, कितने बार पूछे गए हैं, क्या उनका रेपिटेटिव नेचर है, नहीं है, तो वो क्वेश्चंस भी हमें देखने पड़ेंगे। प्लस इंस्टीट्यूट क्या लैंग्वेज प्रिस्क्राइब करता है उसे समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक एंड हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप सबको पसंद आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। ठीक है, जो हमारी इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स डिस्कस किया था कि कैसे पेमेंट को, कैसे किसी डेट को, कोई अमाउंट जो एज अ लोन लिया गया है उसको कैसे अप्लाई फॉर कर सकते हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्ट्स में। तो वो बात करी थी एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स की, समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 3 कवर किए थे। ठीक है, फर्स्ट वॉज सेक्शन 59 वेयर द पर्सन हु इज ओइंग, ठीक है, एनी काइंड ऑफ अमाउंट indicates या informs in which manner debt is to be applied for or to be settled। ठीक है, वो अपना इंटीमेशन देता है कि कैसे डेट को अप्लाई फॉर करना है। दैट इज सेक्शन 59। सेक्शन 60 में इंडिकेशन नहीं देता है कौन, डेटर, जिसने डेट ओ करी है। एंड सेक्शन 61 में व्हेन द पार्टी who is owing the debt is not giving his or her information regarding how the debt is to be discharged or how it is to be applied for, एंड इसके अलावा जो पार्टी बेसिकली पेमेंट रिसीव करी है यानी कि जो क्रेडिटर है, तो वो भी एप्रोप्रिएशन नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों पार्टीज के एंड से कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो रही है। जो डेटर है वो भी नहीं बता रहा है कैसे अप्लाई फॉर होना है, क्रेडिटर भी नहीं बता रहा है कि कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस केस में पेमेंट जो है टाइम के ऑर्डर में डिस्चार्ज होंगी, अप्लाई फॉर होंगी टाइम के ऑर्डर में, भले ही वो टाइम बार्ड हो लॉ के हिसाब से क्या ना हो। और अगर वो इक्वल स्टैंडिंग में होगी, ठीक है, अगर इक्वल फुटिंग पे होंगी, ठीक है, तो सेम स्टैंडिंग पे होगी, कहने का मतलब ये है, तो उस केस में उन डेट्स को प्रपोर्शनेटली अप्लाई किया जाए। ठीक है, प्रपोर्शनेटली अप्लाई किया जाएगा रेशियो के बेसिस में जैसे होता है।
एंड इसके अलावा मैंने नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन ये 3 टर्म्स बताए थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि नोवेशन में बेसिकली सब्स्टिट्यूशन होता है। ओल्ड का न्यू से, न्यू बेसिकली इमर्ज होता है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। तो ये नोवेशन की बात थी। रेसिशन में ये था बेसिकली कि जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होना है तो रेसिशन में बेसिकली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है उसमें। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट से वो कैंसिल हो जाता है। फिर ऑल्टरेशन की बात हुई थी, तो ऑल्टरेशन में बेसिकली ये बोला जाता था कि पार्टी अगर अग्री कर रही हैं तो फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो भी चल रहा है उसको मॉडिफाई कर सकती हैं, उसके टर्म्स बेसिकली जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो अब इसमें हम लोग ने क्या समझा था, नोवेशन एंड ऑल्टरेशन का डिफरेंस, जिसमें मैंने ये बताया था कि नोवेशन में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो सकते हैं या पार्टीज भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऑल्टरेशन अगर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का तो उसमें स्पेसिफिकली टर्म्स ही चेंज होंगे, पार्टीज नहीं चेंज होने वाली हैं, बिल्कुल भी पार्टीज चेंज नहीं होने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, आप सबको क्लैरिटी आई होगी इसमें। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक सेक्शन 63 कवर किया था कि अगर प्रॉमिसी चाहे तो पूरी तरह से परफॉर्मेंस को वेव ऑफ करवा सकता है, रेमिट करवा सकता है। रेमिट का मतलब ही है कि जैसे उसको ख़त्म करवा देना या टाइम पीरियड एक्सटेंड करवा देना या फिर एक्सेप्ट कर लेना इन फुल सेटलमेंट सारे क्लेम्स। जैसे इस पे एग्जाम्पल भी हुआ था कि ए 5 लाख ओ करता है बी को, तो उस केस में अगर ए 5 लाख के बदले में 2 लाख रुपए बी को दे देता है इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेट, ठीक है, या ऑफ हिज ड्यूज, तो वो पूरी तरह से डेट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा ए के एंड से। क्योंकि उसमें बी जो है, जो जिसको बेसिकली डेट ओ किया गया है, जो क्रेडिटर है, वो भी 2 लाख रुपए लेने में अपनी कंसेंट दे रहा है और उसे कोई भी आपत्ति या प्रॉब्लम नहीं है। तो फुल सेटिस्फैक्शन में 5 लाख की जगह वो 2 लाख ले ले रहा है। तो इस बारे में हम लोग ने बात करी थी सेक्शन 63 की, प्रॉमिसी के पास ये पूरा राइट रहता है कि या तो उस पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस चल रहा है प्रॉमिस को, उसको पार्टली एक्सेप्ट करो, होली एक्सेप्ट करो, या उसको डिस्पेंस कर दो, उसको ख़त्म कर दो, या उसको वेव ऑफ कर दो, तो कुछ भी पॉसिबल है, वो प्रॉमिसी के राइट्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये बात करी थी कि अगर किसी पर्सन बेसिकली जिसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, जो या तो कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ेगा या फिर उसको ख़त्म कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो उस केस में अदर पार्टी को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो पार्टी बेनिफिट रिसीव करेगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन का जनरल रूल यही है कि जो पार्टी बेनिफिट रिसीव करेगी उसे वो बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा उस पर्सन को जिससे उसने रिसीव किया है। एग्जाम्पल दिया गया था इंश्योरेंस कंपनी का। फिर सेक्शन 65 डिस्कस हुआ था कि इस केस में कोई भी अग्रीमेंट अगर वॉइड दिख रहा है या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जा रहा है, यानी कि अग्रीमेंट हुआ, सब सही चला, बीच में वो वॉइड डिक्लेयर हो गया, तो उस केस में जिस पर्सन ने एडवांटेज लिए होंगे उस अग्रीमेंट के, वो उसे रिस्टोर करेगा ही करेगा या फिर कॉम्पनसेशन देगा उसे जिससे उसने बेनिफिट्स लिए थे। ठीक, अच्छा, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड अग्रीमेंट, या जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है, इसमें पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल डिस्कस हुआ है जिसपे मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि ये हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कवर करेंगे। तो वो एग्जाम्पल बेसिकली ये कहता है, समझना ध्यान से, आई विल बी रीडिंग द पैराग्राफ वॉट एवर इट इज सेइंग एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग। ठीक, सो डू माइंड माई वर्ड्स। In a case, the plaintiff hired a go-down from the defendant for 12 months and paid the whole of the rent in advance. Now, this is a situation being created where there was a person, there was a party who hired a go-down for their own benefit. So, now there was a person who had hired a go-down, maybe for his own purpose, maybe for commercial or official use, whatever the case may be. Now, what he did is he paid
द होल अमाउंट ऑफ रेंट इन एडवांस। होल अमाउंट यानी कि पूरे 12 मंथ्स का, पूरे साल का रेंट उसने एडवांस में दे दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, द सिचुएशन अकर्ड आफ्टर अबाउट 7 मंथ्स, गोडाउन में फायर लग गई। किसी की फॉल्ट नहीं थी, किसी की नेग्लिजेंस नहीं था, ना तो जिस पार्टी ने रेंट पे गोडाउन लिया ना तो उसकी कोई गलती थी, ना तो उसकी कोई फॉल्ट थी, और ना ही उस पार्टी की फॉल्ट थी जिसने रेंट पे दिया। तो बिना किसी, बेसिकली किसी के फॉल्ट के या किसी के नेग्लिजेंस का, कोई भी नेग्लिजेंस का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन तब भी उसमें फायर लग गई। तो अब इस केस में प्लेंटिफ, बेसिकली जो पार्टी एक तरह से जिसने गोडाउन रेंट पे लिया था, उसने रिफंड क्लेम किया, प्रपोर्शनेट अमाउंट का रिफंड क्लेम किया। तो इसमें बेसिकली जो कोर्ट का जजमेंट निकला था वो ये निकला था कि प्लेंटिफ जो है, एक तरह से कह सकते हो जिसने सफरिंग झेली है, उसको पूरी तरह से रेंट मिलेगा, अनएक्सपायर्ड टर्म का मिलेगा। लेकिन क्योंकि देखो 12 मंथ्स का उसने रेंट एडवांस में दे दिया, 7 महीने के बाद गोडाउन डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, तो जो रिमेनिंग मंथ्स है यानी कि अनएक्सपायर्ड पीरियड जो है उस पूरे रेंट का, रेंट अग्रीमेंट का, रेंट ड्यूरेशन का, वो 5 मंथ्स है। तो 5 मंथ्स का रेंट उसे वापस कर दिया जाए, ये कोर्ट का डिसीजन आया था। अच्छा, ये पर्टिकुलर इस सेक्शन से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था लेकिन बाद में वॉइड हो गया फायर लगने के बाद। तो जिस पर्सन ने बेनिफिट या एडवांटेज लिए हैं तो उसे रिस्टोर करने ज़रूरी है या उसे कॉम्पनसेशन देना ज़रूरी है, जो कि सेक्शन 65 बोलता है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस का समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है कि पार्टी मस्ट गिव बैक वट एवर ही हैज़ रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। The benefit to be restored under this section must be benefit received under the contract and not any other amount. जो भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेनिफिट रिसीव किया, यानी कि पूरे साल का रेंट रिसीव किया, 7 महीने बाद फायर लग गई, तो 5 महीने का रेंट जो कि उसने एज अ बेनिफिट लिया है लैंडलॉर्ड ने, वो उसे टेनेंट को वापस करना पड़ेगा, प्लेंटिफ को वापस करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें सिचुएशन है, A agrees to sell land to B for 4 lakh. Now B pays to A 40,000 as a deposit at the time of contract. कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसका मैं आपको बता रही हूँ सेंस। बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ती है स्टार्ट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ कुछ होते हैं, टर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के कि उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। तो अब मान लीजिए लैंड बेचने की बात आ रही है, तो उसमें जो दूसरी पार्टी, परचेजर, जो बायर है, जो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है खरीदने में, उसने एज अ डिपॉजिट पे किया अमाउंट, ठीक है। मेन सेल कंसिडरेशन पे ऑफ करने से पहले उसने डिपॉजिट रखवा दिया कि भैया हमें ये डील समझ आ रही है और हम इसमें एंटर करना चाहते हैं। नाउ इस केस में अमाउंट फोरफीट भी कर सकता है ए, जो सेलर है वो इस पर्टिकुलर 40,000 के डिपॉजिट को फोरफीट कर सकता है अगर बी जो है वो सेल खत्म कंप्लीट नहीं करता है, सेल का अमाउंट पे ऑफ नहीं करता है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब इस केस में मान लीजिए बी ने सच में विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, जो उसने कोट किया था शुरुआत में कि हम जैसे 6 महीने में पेमेंट कर देंगे, और 6 महीने में उसने पेमेंट नहीं किया, और ना ही उसने सेल कंप्लीट करने के लिए अपनी विलिंगनेस शो करी, एक्सेप्टेंस शो किया उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और जब टाइम पीरियड यानी कि 6 महीने एक्सपायर हो गए उसके बाद भी उसने अपनी विलिंगनेस शो नहीं की, तो अब इस केस में क्या ए यानी कि जो सेलर है उसे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का, कैंसिल करने का राइट है? क्या उसके पास राइट है कि जो डिपॉजिट बी ने रखवाया था 40,000 का, वो उसे फोरफीट कर दे, वो उसे वापस ना करे, वो उसे खुद ही रिटेन कर ले? इसमें क्या बोला गया था मैं बता रही हूँ आपको, जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। The deposit is not a benefit received under the contract. It is a security that the purchaser would fulfill his contract and is ancillary to the contract for the sale of land. अब इस केस में जो डिपॉजिट उसने लिया था सेलर ने,
वो बेसिकली बेनिफिट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो बेनिफिट नहीं है। वो सिक्योरिटी इसलिए रखवाई गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होगा और उसके टर्म्स में हम सिक्योरिटी रखवा रहे हैं, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई तरह का एडवांटेज नहीं लिया है उसमें सेलर ने जो वो उसको वापस करे। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है बेसिकली फोरफीट तो करेगा ही सेलर। ठीक है, और इसमें बेनिफिट रिस्टोर करने की बात नहीं आएगी क्योंकि ये बेनिफिट में आता ही नहीं है। ये सिक्योरिटी इस बात का एक एविडेंस होता है कि परचेजर जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा, सेल कंप्लीट करेगा और सेल कंसिडरेशन अमाउंट जो है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे ऑफ कर देगा। लेकिन अगर वो नहीं पे ऑफ करेगा तो ये कोई बेनिफिट नहीं है जो उसे वापस रिस्टोर किया जाए। तो इस केस में बेसिकली जो सेलर है उसके पास पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करे, खत्म करे, कैंसिल करे और डिपॉजिट को फॉरफीट कर दे, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स थे जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में सेक्शन 65 में एक्सप्लेन किए गए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में। अच्छा, इसके बाद क्या बात हो रही है? इसके बाद है सेक्शन 66 और सेक्शन 67। अभी भी मैं आपको अच्छे से बता दूं ये चीज़ कि हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं जो आप लोग सबको याद है कि हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करके चल रहे हैं अभी? कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा फर्स्ट जो बुलेट पॉइंट था उसमें था नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्टरेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोमिसी में वेव ऑफ या रेमिट परफॉर्मेंस। ठीक, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था कि उस पर्सन के ऑब्लिगेशन क्या होंगे जिसने एडवांटेज लिया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में या वॉइड अग्रीमेंट में, उसके एग्जाम्पल्स कवर किए। तो अब हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट आता है इसी पर्टिकुलर चीज़ में। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट आता है, क्या बोलता है ये, क्योंकि इसके बाद जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा, एक तरह से समझा जाए ये आखिरी टॉपिक रहेगा। तो सेक्शन 66 ये बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन। अगर ये समझ आता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एक पार्टी के ऑप्शन पे, यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी, वो मैंने आपको बताया ही, अग्रीव्ड मतलब जो सफर कर रही है, और ऑप्शन ऐसा है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट कैरी ऑन होगा या फिर खत्म हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, रेसिशन हो रहा है अगर उसका, तो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये बोला जाता है कि उस रेसिशन का कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टी तक पहुंच जानी चाहिए, उस मैनर में पहुंचनी चाहिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 4 में मेंशन्ड है कि कैसे प्रपोजल कम्युनिकेट होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। क्या रिवाइंड करते हैं? हम लोग ने अपने पहले के जो सेशंस कवर किए, यूनिट 1, 2, 3 डिस्कस किया, तो हमने सेक्शन 4 भी कवर किया था जिसमें हमने बेसिकली ये हम लोग देख रहे थे कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे रहना चाहिए वो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 4 में कवर किया था, जो कि हमने आई गेस हमारे जो फर्स्ट यूनिट था वो तो ठीक था, सेकंड में कंसिडरेशन था, थर्ड यूनिट तक हमने ये चीज़ कवर अप कर ली थी। तो ये पर्टिकुलर प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए कि हमने उसमें पढ़ा था, और उसी के हिसाब से ही रेसिशन का कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यानी कि अगर देखा जाए तो कैसे हम लोग समझेंगे इसको? देखो, प्रपोजल का मैं थोड़ा सा अगर आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं तो उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था सेक्शन 4 में कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब उस पर्सन की नॉलेज में आता है जिसे किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। प्रपोजर के केस में तब होता है जब वो ट्रांसिट में रखा जाता है, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रखा जाता है। ठीक है, और
उस समय एक्सेप्टर की कोई भी पावर नहीं होती है कि उसे जो है वो अपनी तरफ से उसको कैंसिल कर दे या रोक ले, ठीक है। तो प्रपोजर के केस में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाता है जब वो ट्रांजिट में रखा जाता है। एक्सेप्टर के केस में कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाता है जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाता है। ऐसे ही रेवोकेशन का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जो पर्सन करता है रिवोक, जो पर्सन ऑफर को रिवोक करता है, ठीक है, और वो ट्रांसमिशन में रखता है उस पर्सन के लिए जिसे उसे करना है, जिसे उसे रिवोक करना है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग ने ये सब बातें कवर की थी सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो यही सेम रूल्स इसमें भी लगने वाले हैं, यही सेम रूल्स हमारे इस सेक्शन 66 में लगेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और एक पार्टी अगर उसको कैंसिल कर रही है जिसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, तो उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, उस मैनर में होना चाहिए जैसे कि सेक्शन 4 में डिस्क्राइब्ड है, जैसे कि सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। भाई जैसे प्रपोजल को रिवोक करते हैं, और प्रपोजल जब रिवोक करते हैं तो जैसे भी हम उसका कम्युनिकेशन करते हैं पार्टी को, सेम वैसा ही कम्युनिकेशन इस सेक्शन 66 में रेसिशन का होगा। समझ रहे हैं आप लोग? टर्म क्लियर है पूरी तरह से, अच्छे से क्लियर है? तो ये है पर्टिकुलर टॉपिक हमारा सेक्शन 66। और सेक्शन 67 क्या कहता है? सेक्शन 67 कहता है कि अगर प्रॉमिसी निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है प्रॉमिसर को कोई भी फैसिलिटी देने से, मान लीजिए प्रॉमिसर आया उसके बिजनेस प्लेस पे, उसको कोई कंसल्टेंसी या उसको कोई भी तरह की, मान लीजिए जैसे आप लोग सीए ऑफिस की अगर एग्जांपल लें, बात करें, तो एक बहुत सारे सिस्टम्स हैं और एनुअल मेंटेनेंस का बेसिकली जो एक पूरा सिस्टमैटिक वे में होता है, एनुअल मेंटेनेंस के चार्जेस भी लगते हैं सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर्स को चेक करने के लिए कि वो सही से रन कर रहे हैं कि नहीं। तो कुछ बेसिकली इंजीनियर्स आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ऑफिस में आए हैं, लेकिन ऑफिस में जितना भी स्टाफ है वो उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो उन्हें निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है। तो इस केस पे जो पर्सन अपनी सर्विस डिलीवर कर रहा है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या करेगा वो तो मना भी कर सकता है ना परफॉर्मेंस करने से, उसके पास तो पूरा ऑप्शन है मना करने का। भाई देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एक ट्रेनी है, उसने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो अब उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए होती है पढ़ाने की, लेकिन क्या टीचर लायबल होगी अगर वो बच्चा मना कर रहा है पढ़ने से? सेम दूसरा एग्जाम्पल, बट उसमें थोड़ा चेंज है। ए अगर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम आपका घर रिपेयर करेंगे, लेकिन बी जो है वो उसको रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूज कर देता है बताने से वो प्लेसेस जिन जिन में रिपेयरिंग वर्क होना है। तो अब इस केस में ए के पास पूरा मौका है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करे। ये वही एग्जाम्पल है जो मैं आपको सबसे पहले बता रही थी इस सेक्शन में, कि एक सीए ऑफिस है, वहाँ एनुअल मेंटेनेंस के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कुछ टीम्स, आईटी टीम के लोग आए हैं, ठीक है, आईटी टीम के लोग आए हैं देखने के लिए, लेकिन जो ऑफिस का स्टाफ है वो पूरी तरह से नॉन कोऑपरेटिव है, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, उनको किसी भी तरह की अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में प्रॉमिसर यानी कि जो सर्विसेज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है, कोई भी हो सकता है, तो उसके पास पूरा ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ना परफॉर्म करे। तो यही इफेक्ट है अगर प्रॉमिसी निग्लेक्ट कर दे, ठीक है, प्रॉमिसर को ना या तो फैसिलिटीज ना दे या फिर वो रिफ्यूज कर दे, मना कर दे देने से, कुछ भी वो मांगे, तो उस केस में प्रोमिसर के पास क्या राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने से मना कर देगा। दिस इज सेक्शन 67, ठीक। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट
और लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? अगर हम समझें डिस्चार्ज का मतलब क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? डिस्चार्ज यानी कि सारे ऑब्लिगेशंस का खत्म हो जाना। डिस्चार्ज मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, ठीक? तो इसको अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश। इसमें क्या है, इसमें भी कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं बताती हूँ आज, सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अच्छा, जब पार्टीज अपने सारे ऑब्लिगेशंस, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर देती है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की उस टाइम में और मैनर में, तो उसे बोलते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे हो गए, ठीक है, जो टाइम रिक्वायर्ड था उसमें पूरे हुए, जो मैनर था मतलब जैसे डिलीवरी होनी थी परफॉर्मेंस की उसमें भी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कंप्लीट है, खत्म है। तो ये दो वेज से पॉसिबल है, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस वो होती है जब दोनों पार्टीज जिन्होंने जो भी अग्रीमेंट किया है वो अपनी अपनी तरफ से अपने एक्ट्स को फुलफिल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और मान लीजिए जब प्रॉमिसर अपना ऑब्लिगेशन करने के लिए बोल रहा है, अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है कि हम अपना पार्ट प्ले करेंगे, लेकिन प्रॉमिसी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से मना कर दे, तो उसे बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये हम लोग ने दोनों पॉइंट्स पहले भी पढ़े थे इसी चैप्टर में ही, स्टार्टिंग में पढ़े थे ये दो पॉइंट्स, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। तो उस केस में प्रॉमिसी ही अगर मना कर देगा परफॉर्मेंस लेने से, तो फिर उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा ना। डिस्चार्ज इसलिए होगा क्योंकि प्रॉमिसर ने तो अपना विलिंगनेस दिखाया कि हम परफॉर्मेंस करेंगे, प्रॉमिसी ने मना कर दिया। अब अगर मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट आगे तो हो नहीं सकता है ना परफॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एंड हो गया, फिनिश हो गया ना, डिस्चार्ज हो गया। लेकिन एक्चुअल में दोनों पार्टीज जो भी अग्री करती हैं वो परफॉर्म करती हैं, और फिर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में फॉल करती हैं। नहीं तो अटेम्प्टेड तब होगी जब एक पार्टी हाँ बोल रहा है परफॉर्म करने को, दूसरी पार्टी उसकी सर्विस लेने से या डिलीवरी ऑफ गुड्स लेने से, जो भी एग्जाम्पल जो भी केस हो, वो मना कर दे। जैसे कि ए ने बी से कहा कि हम अपनी कार आपको इस प्राइस पे बेचेंगे, और कार जैसी डिलीवरी होगी बी जो है वो पेमेंट कर देगा। अब इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होगा, परफॉर्मेंस से होगा, क्योंकि ए ने कार बेची अपनी, पहले अग्रीमेंट किया बी से कि इस प्राइस पे बेचेंगे, तो जैसे ही कार की डिलीवरी बी को होगी बी उसका पेमेंट ए को कर देगा, तो परफॉर्मेंस एंड हो रही है इससे। कॉन्ट्रैक्ट किससे खत्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किससे फिनिश हो रहा है, परफॉर्मेंस से हो रहा है, बी की परफॉर्मेंस से हो रहा है, क्योंकि बी पेमेंट करेगा जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि डिस्चार्ज कैसे कैसे पॉसिबल है, ये वो पॉइंट्स इसमें मेंशन है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, जिसमें तीन केसेस वो हम लोग ने पढ़े थे, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन एंड रेमिशन। रेसिशन में तो कैंसिलेशन हो गया, ऑल्टरेशन में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए, नोवेशन में टर्म्स भी चेंज हुए, पार्टीज भी चेंज हुई, रेमिशन में वेव ऑफ हो गया। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। जैसे कि ए बी से मान लीजिए 1 लाख रुपए उधार लेता है, और ए एंटर करता है अग्रीमेंट बी से, और अपने सारे एस्टेट्स, अपनी सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देता है, मॉर्गेज करवा देता है बी के यहाँ पे, या बी के पर्टिकुलर बी को रखवा देता है, और उसके एस्टेट्स की वैल्यू 50,000 है। अब वो ओ कर रहा है 1 लाख, एस्टेट्स या प्रॉपर्टी जो गिरवी रखवा रहा है वो 50,000 की है, तो ये एक तरह का बेसिकली कह सकते हैं आप लोग रेमिशन हो गया। रेमिशन का एग्जांपल है कि मैंने बताया नहीं था अभी इससे पहले भी कि प्रॉमिसी के पास पूरा पूरा राइट है, वो रेमिट कर सकता है, वेव ऑफ कर सकता है परफॉर्मेंस, उसको
फुल्ली एक्सेप्ट कर सकता है, पार्टली एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एक तरह का नया कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। या ए बी से 5 लाख रुपए उधार लेता है और उसको जब पे करने की बारी आई तो उसने 3 लाख रुपए पे कर दिए फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ड्यूज के रिस्पेक्ट में। बी ने एक्सेप्ट भी कर लिए 3 लाख रुपए 5 लाख के बदले, उसने कहा ठीक है, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे भी रेमिशन वाला केस डिस्कस हो रहा है, ऑल्टरेशन भी कह सकते हैं। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ये खत्म हो गया, फिनिश ऑफ हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, जिसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट से या तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ऑल्टर हो रहे हैं, पार्टीज चेंज हो सकती हैं, या कैंसिल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, या फिर रेमिट हो सकता है, वेव ऑफ हो सकता है। तो दिस इज द मेन सिनेरियो। ठीक है, इसमें हम लोग ने ये चीज तब भी पढ़ी थी जब हम वो प्रोमिसी के वो सब डिस्कस कर रहे थे, राइट्स वगैरह, है ना। तो इसमें रेमिशन हो सकता है, रेसिशन हो सकता है, नोवेशन हो सकता है, ऑल्टरेशन हो सकता है ना। और रेमिशन में बेसिकली क्या कवर होगा, या तो रिफ्रेन होना या कैंसिल करना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जो इसमें कवर हो रहा है। थर्ड पॉइंट है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, अगर इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के बिगनिंग में ही पता चल जाती है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट तब। तो कैसे वो कैरी फॉरवर्ड होगा? जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्री किया कि हम मैजिक से ट्रेजर डिस्कवर कर लेंगे और ढूंढ लेंगे, तो ये अग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इसमें इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, याद है मैंने आपसे डिस्कस किया था इनिशियल एंड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। या फिर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैरी करने का, लेकिन टाइम फिक्स होने से पहले ही ए लॉसेस हिज सेंसेस, तो ए मैड हो जाता है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो कि बाद में ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है। फिर ए अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम थिएटर में एक्ट करेंगे 6 महीने तक और हमें पे अमाउंट पे करेगा बी, लेकिन ए जो है वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो एक्टिंग नहीं कर पाता, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड बन जाएगा। वॉइड बनेगा तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड हैं जो बोलते हैं कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। जैसे अगर कोई लॉ में चेंज आ जाए, लॉ ही ना परमिट करे कि पर्टिकुलरली आप ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाओ, या कोई मान लीजिए परफॉर्मेंस का ऐसा कोई इम्पोर्टेंट एलिमेंट था जो खत्म हो जाए, जिसकी एग्जिस्टेंस ही ना रहे, पूरी तरह से खत्म हो जाए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट का, एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक बार जब डिस्कशन हो रहे थे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि टाइम एसेंशियल एलिमेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। या फिर वॉर डिक्लेयर हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो गया तो परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स which was naturally contemplated for performing the contract as a result of some personal incapacity like dangerous malady। अच्छा, डेंजरस मैलेडी मतलब क्या हो सकता है? मैलेडी मतलब कभी आप लोग ने सुना है कोई सीरियस प्रॉब्लम अराइज हो जाए किसी पार्टी को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई डिजीज हो जाए, कोई एलिमेंट हो जाए जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकती, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो उस केस में तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा ना। और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी और एकदम से बाद में अराइज हुई, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन सब केसेस में इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाएगी, और जब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ आ रहा है आप सबको? 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। पहला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सेकंड डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, एंड थर्ड डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ फोर्थ पॉइंट बहुत इजी है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ ऐसे
बेसिकली अग्रीमेंट्स भी होते हैं जिसमें टाइम बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है, और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार्ड बन जाए तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है अगर उसमें कोई एक्शन ना लिया जाए। ठीक, तो वैसे क्या बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम परफॉर्म होना चाहिए अगर उसमें कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मेंशन नहीं भी है, और अगर मेंशन है तो वो उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में ही उसे परफॉर्म होना चाहिए। अगर वो परफॉर्म नहीं होता है, उसमें एक्शन नहीं लेता है प्रॉमिसी, तो उसे लॉ में भी कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर को पैसा मिलना था डेटर से 3 साल के अंदर अंदर, और डेटर 3 साल भी हो जाते हैं तब भी पेमेंट नहीं करता है, तो अब ये डेट टाइम बार्ड बन गया। अब क्योंकि टाइम बार्ड बन गया, और अगर क्रेडिटर जो है उस पर्टिकुलर डेटर के खिलाफ केस फाइल नहीं करेगा तो उसे कोई रेमेडी नहीं मिलेगी लॉ में। वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लॉ में या कह सकते हो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा पाएगा। लेकिन अगर वो सूट या केस फाइल करता है तो उसे ज़रूर जस्टिस मिलेगा अगर वो केस फाइल करता है 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि वो टाइम बार्ड डेट है। और 3 साल अगर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद भी वो एक्शन नहीं लेगा तो ये उसके एंड पे ही फॉल्ट है, और फिर उसको लॉ में कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ना वो कोर्ट में इन्फोर्स करा पाएगा, ना वो किसी भी तरह का केस फाइल कर पाएगा उस डेटर के खिलाफ। तो ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है, मान लीजिए प्रॉमिसर की इंसॉल्वेंसी हो जाए, डेथ हो जाए, या प्रॉमिसी की इंसॉल्वेंसी डेथ हो जाए, तो उससे भी अपने आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है बेसिकली कि किन किन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। इसके बाद है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब तोड़ना। जैसे एक पार्टी ने, दो पार्टीज ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, उसमें से एक पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, कहा हम तो परफॉर्म नहीं करेंगे, और मान लीजिए उसने कहा भी नहीं, उसके एक्शन ने, उसके कोड ऑफ कंडक्ट ने ऐसे दिखा दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा ड्यू डेट के अंदर अंदर, तो इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। अच्छा, जब एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, दूसरे हैंड पे दूसरे पार्टी के पास पूरा चांस रहता है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट को उस समय खत्म कर लिया जाए और अपना कॉम्पनसेशन मांगा जाए। तो इस केस में अगर एक भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती है, प्रॉमिस ब्रेक करती है, तो दूसरी पार्टी के पास पूरा पूरा राइट होता है डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम करने का, और उसके पास पूरा अथॉरिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देने की, डिस्चार्ज कर देने की। क्योंकि जब पहली पार्टी ने परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया, परफॉर्म नहीं किया, दूसरी पार्टी के पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है परफॉर्म करने का, लेकिन उसके पास पूरे राइट्स रहते हैं कॉम्पनसेशन और डैमेजेस क्लेम करने के। तो इसे बोलते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बाद पॉइंट कौन सा है, जो हमने सेक्शन 63 में डिस्कस किया था, कि प्रॉमिसी के पास पूरा राइट रहता है या तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाए, या ख़त्म करे, या वेव ऑफ कर दे, कैंसिल कर दे, होली एक्सेप्ट करे परफॉर्मेंस, या पार्टली एक्सेप्ट करे, जैसा भी हो। तो ये पॉइंट इसमें भी कवर्ड है जो हम सेक्शन 63 डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके अलावा जो हमारे लास्ट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, पहला पॉइंट उसमें ये है, अगर प्रॉमिसी मान लीजिए परफॉर्मेंस जो भी ऑर्गेनाइज होनी है उसके रिस्पेक्ट में प्रॉमिसर को फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा है, अपनी तरफ से कोऑपरेशन नहीं दिखा रहा है परफॉर्मेंस की, तो फिर प्रॉमिसर भी परफॉर्म नहीं करेगा और वो एक्सक्यूज हो जाएगा एक तरह से, उसे परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत नहीं। फिर अगर वो नहीं भी करता है तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर पॉइंट आता है मर्जर ऑफ राइट्स। मर्जर ऑफ राइट्स का मतलब इन्फीरियर एंड सुपीरियर राइट्स कभी कभी कोइंसाइड करती हैं और मीट कर जाती हैं, तो उसमें इन्फीरियर राइट्स वैनिश हो जाती हैं कभी कभी,
जब मर्ज होती हैं और सुपीरियर जो है उनकी अथॉरिटी क्योंकि बड़ी रहती है शुरू से और वो डोमिनेटिंग रहते हैं तो उन्हीं की ही राइट्स जो है वो प्रिवेल करती हैं। जैसे कि एक पर्सन ने लैंड लिया लीज पे, रेंट पे दूसरी पार्टी से, और थोड़े टाइम के बाद उसी पार्टी ने यानी कि ए ने वो लैंड परचेज कर लिया बी से जो उसने रेंट पे पहले लिया था। अब ए उस पर्टिकुलर लैंड का ओनर हो गया। ओनरशिप राइट्स जो हैं वो ए के पास ट्रांसफर हो गए, है ना। तो अब इस केस में जो पुराना लीज का कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया और सेल अग्रीमेंट में वो कन्वर्ट हो गया। तो पहले राइट्स थे इंफीरियर वाले क्योंकि वो लेसी था जिसने लैंड रेंट पे लिया था, टेनेंट था वो, उसके पास ज़्यादा राइट्स थे नहीं। रेंट पे लेने के वजह से वैसे भी राइट्स नहीं मिलते हैं, प्रॉपर्टी की ओनरशिप थोड़ी मिल जाएगी उसमें। लेकिन जब उसने लैंड परचेज कर लिया, वो ओनर बन गया, उसके पास ओनरशिप राइट्स आ गए, दैट इज सुपीरियर राइट्स आ गए उसके पास, तो ऑटोमेटिकली रेंट अग्रीमेंट जो है या लीज डीड जो है वो तो कैंसिल हो जाएगी ना, क्योंकि सेल अग्रीमेंट प्रिवेल कर रहा है। तो इस केस में क्योंकि लीज अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है मर्जर ऑफ राइट्स का। अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं आपके सामने। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के भेजिएगा, चैप्टर एंड हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और जैसे आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हिसाब से ये भी बताना है कि कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब कैसे लिखा जाता है। अगर उससे रिलेटेड भी आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के भेजिएगा। और मैं एक अलग क्लास फिर रखूँगी ताकि उसमें आरटीपी या मॉक टेस्ट पेपर्स और इंस्टीट्यूट के बुक्स में जैसे मॉड्यूल्स में जो लास्ट में समरी के बाद जो टेस्ट योर नॉलेज करके जो होते हैं ना कुछ, जिसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह लिखे रहते हैं, एमसीक्यूज भी रहते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसमें राइटिंग पैटर्न पता चलता है कि वो कैसे आंसर्स लिखना बताते हैं या कैसे सजेस्ट करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी कोई क्वेरीज हो इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, डू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से है। और नेक्स्ट क्लास से फिर हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, बाकी इसको ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे से आप अपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको टिप्स में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा जो चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और अच्छे से रिविजन करिएगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। थैंक यू।